ब्लॉग। सो जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ आ गया होगा, आज हम जा रहे हैं प्रयागराज और मैं आज अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है आयुषी। एंड हम लोगों का इतना रैंडम प्लान बना है। सबसे पहले हम जा रहे थे बस से, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर अभी हम लोग जो जा रहे हैं फाइनली वो हम जा रहे हैं अपनी पर्सनल कैब से। सो कैब पीछे खड़ी है, आप वो देख सकते हो। एंड हम बस प्रयागराज एंटर करने वाले हैं। इट्स ओनली 80 किलोमीटर यहाँ से, और हमें अभी तक थैंकफुली कोई भी जाम नहीं मिला है, क्योंकि हमने दिल्ली से जर्नी अपनी रात को 10:30 बजे स्टार्ट कर दी थी। कानपुर हमने क्रॉस कर दिया था सुबह 7 बजे, जो कि हमारे ड्राइवर भैया कह रहे थे कि अगर आप 7 बजे तक क्रॉस कर लेते तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है कानपुर के अंदर। बाईपास पर ट्रैफिक था, बट उन्होंने अंदर सिटी से निकाल के। तो बहरहाल अभी हम लोग प्रयागराज पहुंचने ही वाले हैं 2 घंटे में। अब आगे का जो सीन होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे आ चुका है ब्रेकफास्ट और ये कुल्हड़ वाली चाय है कि इस बार कुंभ में कैसा स्थिति है इस टाइम पे, क्योंकि शाही स्नान सारे हो चुके हैं और आज है 14 फेब। तो अभी देखते हैं कि क्या कंडीशन है, कितनी भीड़ है, और आपको बताते हैं इस व्लॉग में। गाइस, वन स्मॉल अपडेट, ये जो पराठे हमने मंगाए थे विथ दिस ग्रीन चटनी, बहुत ही यमी एंड बहुत ही फ्रेश तरीके से बनाया है। चटनी एकदम फ्रेश लग रही है, मतलब गार्लिक और अदरक की, और पराठे एकदम क्रिस्पी है। मज़ा आ गया खा के इसको। चाय पी रही हूँ और चाय तो बहुत ही अमेजिंग है, क्वालिटी देखिए। तो दोस्तों, फाइनली हम प्रयागराज की इस पावन धरती पर पहुंच ही जाते हैं। बट क्योंकि आप सबको पता है कि शाही स्नान के टाइम पे मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में क्या हुआ था, सो कुछ कारणवश हम शाही स्नान पे तो नहीं पहुंच पाए। बट आज हम 14 फरवरी को प्रयागराज जा रहे हैं, वो भी अपनी पर्सनल कैब से। सो इस व्लॉग में मैं आपके लिए एक वर्चुअल एक्सपीरियंस देने वाली हूँ कुंभ का, और एक रियल टाइम अपडेट दूंगी कि अभी इस टाइम पे प्रयागराज में क्या चल रहा है और कैसी सिचुएशन है वहाँ पे। 4 जगह से एंटर करते हैं कानपुर, एक कानपुर से, एक बनारस से, और एक चित्रकूट वाले से, जो अपनी चित्रकूट एक्सप्रेस वे से आते हैं ना। हाँ जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना हुआ है, हाँ, वहीं तो आता है प्रयागराज। लेकिन उसमें 100 किलोमीटर रोड बहुत खराब है, इसलिए हम इधर से इसलिए हम कानपुर की साइड से आए हैं। एक आता है आपका लखनऊ की साइड से रूट प्रयागराज का, एक कानपुर की साइड से, एक चित्रकूट की साइड से, और एक बनारस की साइड से। तो 4 तरफ से लोग एंटर करते हैं प्रयागराज में। आप बोल दो, जो कलकत्ता और बिहार वाले आते हैं वो आते हैं बनारस की साइड से, हाँ, और इधर झांसी हो गया अपना, हाँ, वो आते हैं चित्रकूट वाली साइड से। हाँ, वो कानपुर वाली साइड से आते हैं, जो दिल्ली से आते हैं। ओके, तो हम दिल्ली से आ रहे हैं, तो हम कानपुर वाली साइड से आ रहे हैं। और जो आपके घर की साइड से आते हैं शाहजहाँपुर, और उधर से भी मुरादाबाद से, वो उधर से आते हैं चित्रकूट, लखनऊ होते हुए। हाँ, तो अभी सारी जगह पे ट्रैफिक सेम है चारों तरफ। सब जगह ऐसे ही है। जब वहाँ पहुँचे थे ना, हाँ 30 किलोमीटर के एरिया में, हाँ, फिर वहाँ पे डाइवर्ट कर देते, किसी को इधर भेज देते, किसी को इधर। मतलब इकट्ठा रहेंगे तो फिर वही जाम लगते। सो गाइज, अभी सीन ये है कि 25 किलोमीटर प्रयागराज से पहले डाइवर्जन लगा देते हैं, ताकि भीड़ को इधर उधर कर दे वो, और एक जगह पे एक साथ भीड़ ना हो। बट अभी फिलहाल बाहर ट्रैफिक तो इतना नहीं है। अभी 25 किलोमीटर के एरिया में जब एंटर करेंगे तब देखते हैं कि कितना ट्रैफिक रहता है वहाँ पे। फिलहाल अभी हम लोग एंटर कर गए हैं प्रयागराज में, और चेक पोस्ट पे काफ़ी हमें टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले हमें अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। पता नहीं क्यों उन्होंने एक ही रास्ता ओपन किया हुआ है कि प्रयागराज आप यहीं से जा सकते हैं, कुंभ एरिया में डायरेक्ट जा सकते हैं। बट आप अंदर इलाहाबाद के एंटर नहीं कर सकते सिटी एरिया में। बट हमें जाना था सिटी एरिया में, क्योंकि हमारा लाल विहारा में मौसी का घर है इनकी, तो हमें वहाँ पे जाना था। तो काफ़ी बहस करने के बाद उन्होंने चेक पोस्ट ओपन कर दी फिलहाल, और अभी फ़िलहाल यहाँ कोई भी जाम नहीं है और रोड्स खाली पड़ी है। तो अब हम होपफुली 1 घंटे में पहुँच जाएंगे अपने घर, जहाँ पे हमें फ्रेश होकर निकलना है वापस कुंभ एरिया के लिए। ये रास्ता सीधे संगम की तरफ जा रहा है, और ये लिखा है प्रयागराज एयरपोर्ट। और यहीं पे आने के लिए हमें रोका जा रहा था। जो पुलिस की चेक पोस्ट थी वो हमें कह रही थी कि आप बाहर से जाइए, तो अगर आप बाहर से जाते तो बहुत लंबा घूमना पड़ता। सो ये जो रास्ता है, ये एयरफोर्स वाला रास्ता है, एयरपोर्ट वाला रास्ता भी आप इसको बोल सकते हो। ये सीधा त्रिवेणी संगम की तरफ ही जाता है, और ये रेगुलर जब कुंभ नहीं होता है तो यही एक मेन रास्ता है। जो लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यही रास्ता लेते हैं।
तो थैंकफुली वो चेक पोस्ट ओपन हो गई और हम यहाँ पे आ गए और अब शायद कुछ ही मिनटों में हम घर पहुँचेंगे और उसके बाद निकलेंगे हम सीधे इसी रास्ते से। सो अभी हम लोग कुछ रेस्ट करके रेडी हो चुके हैं और ये पूरी जनता रेडी है। और प्रयागराज में अगर आपको घूमना है तो आपको इसकी सवारी करनी पड़ेगी, 2 व्हीलर की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत रश होने वाला है। आज वीकेंड है, मतलब फ्राइडे है ऑलमोस्ट, और फ्राइडे को लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम लोग स्कूटी से प्लान कर रहे हैं। कार हमने बाहर पार्क कर दी है। नीशू से हाय। हेलो। सो ये है मिस्टर ईशू जो हमें आज लेकर चलने वाले हैं अपनी एक्टिवा से कुंभ मेले में, और हम ट्रिपलिंग करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम मैं ट्रिपलिंग करूँगी। यहाँ पे ऐसा कुछ इशू नहीं होता है पुलिस वुलिस का ट्रिपलिंग करने का? आपको में चल रहा है, 4 लोग भी बैठ के जा सकते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे पता लगी मुझे कि जैसे मेरे पास तो ये पर्सनल स्कूटी थी बिकॉज़ मेरी फ्रेंड के घर वाले वहाँ पे रहते हैं। बट अगर अदरवाइज़ अगर आपको स्कूटी लेनी है तो वहाँ पे फ्री सर्विसेज भी चल रही हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पुण्य कमाने के पर्पज़ से, लोगों की हेल्प करने के पर्पज़ से फ्री में आपको राइड भी दे देते हैं। प्लस वहाँ पे पेड सर्विसेज भी हैं। कुछ लोग आपसे 500 रुपीज़ लेंगे या 100 रुपीज़ लेंगे और वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे स्कूटी पे ड्रॉप कर देंगे। ट्रिपलिंग करना वहाँ पे बहुत ही आम बात है। वहाँ पे कोई चालान नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कुंभ है और भीड़ है, तो लोग यहाँ पे ट्रिपलिंग करेंगे ही करेंगे। स्कूटी से एक और फ़ायदा हो जाता है कि आप लोग कोई भी शॉर्टकट ले सकते हैं, अंदर के रास्ते से भी जा सकते हैं। जैसे कि अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं मेन त्रिवेणी घाट पे, तो हम मेन पार्किंग तक जाएंगे इस स्कूटी के थ्रू। और हमें रास्ते में ट्रैफिक तो मिला था मेन रोड पे, तो बट हम लोगों ने डाइवर्जन लेते लेते और शॉर्टकट रूट लेते लेते हम पहुंच गए थे फाइनली त्रिवेणी घाट पे। ये आपका सुबेदार रेलवे स्टेशन है। अगर आप यहाँ से आते हैं बाई ट्रेन तो आपको यहाँ से लगभग 14-10 किलोमीटर के अराउंड संगम पॉइंट पड़ता है। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी आपको सुविधाएं मिल जाएंगी संगम जाने की। अभी तक तो हमें लग रहा था कि वहाँ पे भीड़ नहीं है ज़्यादा, बट जैसे ही हम संगम एरिया के पास पहुँचते हैं हमें रश मिलना चालू हो जाता है। बहुत बड़ी मैं प्रशासन की इसमें कमी बोलूँगी कि उन्होंने 4 व्हीलर्स को अलाउ कर रखा था फ्राइडे वाले दिन, और उसके बाद सैटरडे को उनको नो व्हीकल जोन करना पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली ट्रैफिक बढ़ रहा था। तो उनको पहले से ही 4 व्हीलर्स अलाउ नहीं करने चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन बनती है वीकेंड्स पर और आपको पता है कि लोग आने वाले हैं वहाँ पे। पिछले 25 मिनट से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हमारी मंजिल सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और ये जाम में हम लोग तब से लगे हुए हैं बिकॉज स्कूटी छोड़ के भी नहीं जा सकते। जाना तो हमें इस साइड है और इस साइड का रास्ता बंद किया गया है। तो अब डाइवर्ट होके हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, बट गाड़ियाँ लेके लोग क्यों आ रहे हैं प्रयाग में मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाहर खड़ी कर सकते थे आराम से। अगर आप लोग भी आ रहे हो तो पैदल आइए, पैदल सबसे फास्ट पहुंचोगे आप लोग। सो ये था 14 फरवरी का सीन, जब फ्राइडे का दिन था। और लोगों का ये कहना है वहाँ के लोकल्स का कि वीकडेज में जनरली भीड़ कम रहने लगी है, पर वीकेंड्स पे भीड़ बढ़ती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर भीड़ बढ़ती है तो वहाँ पे वो 4 व्हीलर्स क्यों अलाउ कर रहे थे? आई डोंट नो। उससे और ट्रैफिक सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही थी। फिलहाल हम लोग शॉर्टकट लेके ये त्रिवेणी की पार्किंग में पहुँच रहे हैं और इसके बाद अब हम आपको दर्शन कराएंगे त्रिवेणी घाट के। तो ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है। जो लेटे हनुमान जी बोले जाते हैं वो यही है। पीछे डिजिटल महाकुंभ निकल गया और आदि विमान मंडपम निकल गया। अब आगे हम लोग जा रहे हैं अकबर फोर्ट, इसके आगे है। तो ये सब चीज़ें एक ही जगह पे हैं और आज ही विज़िट करेंगे इसको और फिर इस प्लान की तरफ जाएंगे। अभी 3:30 हो रहा है और हम 2 बजे निकले थे अपने घर से, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते में 1.5 घंटा लग गया जब हम स्कूटी से आए हैं। रास्ते में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट था, अदरवाइज़ भीड़ इतनी तो नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो। अब पहले के मुकाबले भीड़ कम हो चुकी है बिकॉज़ अब शाही स्नान वगैरह अब सीधे 26 तारीख को होगा। और ये है, सबसे पहले हम जा रहे हैं अकबर फोर्ट
यहाँ पे सरस्वती कूप और अक्षय वृक्ष है, तो वो पहले देखेंगे जाके एंड देन आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे डिजिटल महाकुंभ भी है और लेटे हुए हनुमान मंदिर भी है एंड इस तरफ हमारा घाट है। सो यही लाइन है सरस्वती कूप मंदिर देखने के लिए। अब यहाँ से हमें एंटर करना है। ये आप देख लो किला घाट एरिया है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है लाइन में। आज तो भीड़ काफ़ी कम है। हम किले में अभी एंटर करने ही वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताती हूँ। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 3 से 4 फ्लाइट्स देख ली हैं जो संगम एरिया के ऊपर से ही होकर जा रही हैं, बिकॉज़ सरकार द्वारा शायद रूट उनका अब यही किया गया है कि जितनी भी फ़्लाइट्स उड़ रही हैं वो महाकुंभ के एरिया, संगम के एरिया के ऊपर से होते हुए जाएंगे ताकि लोग उसके व्यू को ऊपर से भी देख सकें। वो देखिए फ्लाइट। अकबर किले में आपको 3 मेन चीज़ें देखने के लिए हैं। एक है अक्षयवट वृक्ष जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने की है। दूसरा है पतालपुरी मंदिर जहाँ पे आपको सारे 44 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलते हैं। और है सरस्वती कूप जहाँ पे आपको सरस्वती नदी पाताल लोक में बहती हुई दिखाई देती है। अब ये किला जो है वो वीकेंड वाले दिन बंद रहता है क्योंकि ज़्यादा रश होने की वजह से इसको ओपन नहीं करते हैं पब्लिक के लिए। सो इसी वजह से हम सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। सो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है अक्षयवट वृक्ष, जिसके लिए मान्यता ये है कि ये वृक्ष प्रलय काल तक रहने वाला है। जब प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी ये वृक्ष यहाँ पे ऐसे ही अमर खड़ा रहेगा। और कहा जाता है इसकी एक परिक्रमा करने से ही आपको मोक्ष मिल जाता है। यहाँ पे अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी तो हमने बाहरी धागे बांध के पूजा करी और इसके बाद हम आगे बढ़े पतालपुरी मंदिर के लिए। ये अकबर किला हमेशा ओपन नहीं रहता है, सिर्फ कुंभ के टाइम पे ही ओपन किया। आप देख सकते हो आर्मी की चेक पोस्ट यहाँ पे रहती है। सो ये सिर्फ कुंभ के टाइम पे ही ओपन किया गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं पतालपुरी मंदिर की तरफ। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे ये मंदिर ज़मीन के नीचे है, किले के नीचे बनाया गया है। इस वजह से इसको पतालपुरी मंदिर भी बोलते हैं। इसका रास्ता एक गुफा के अंदर से होते हुए गया है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में कुंभ के समय पे यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। सो थोड़ी सी हमारे पास टाइम की कमी थी, इस वजह से हम नीचे नहीं जाते हैं। बट इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, इस मंदिर में आपको 40 से भी अधिक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। सो इसके दर्शन तो हम नहीं कर पाए, बट इसकी हिस्ट्री क्या है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। सो आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कितना प्राचीन मंदिर है ये। सो यहाँ पे इसके नीचे जाके पतालपुरी आता है जहाँ पे आपको सारे 44 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन करने को मिलेंगे। बट क्योंकि लंबी लाइन है और हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो हम नीचे नहीं जा रहे हैं, हम सीधे जा रहे हैं सरस्वती कूप की साइड से जहाँ पे सरस्वती नदी विजिबल होती है। पूरे विश्व में सिर्फ यही जगह है जहाँ पे सरस्वती नदी पाताल लोक में बहती हुई दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिवेणी संगम में जिस गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है उसमें से हमें जो तीसरी नदी है सरस्वती नदी वो दिखाई क्यों नहीं देती है? सो एक फेमस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी ने माता सरस्वती जी को श्राप दिया था कि वो अब कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगी, तो इस वजह से उनका जो अस्तित्व था वो विलुप्त हो गया। और इस वजह से अब सरस्वती नदी सिर्फ 2 ही जगह देखने को मिलती है, एक उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जहां उनका उद्गम स्थान है और दूसरा सीधे प्रयागराज में जहां पे आप सरस्वती नदी को इस कूप के जरिए पाताल लोक में बहते हुए देख सकते हैं। इसी के थ्रू ये जाती है गंगा यमुना में और यहीं पे त्रिवेणी संगम बनता है। सो अब हम लोग जा रहे हैं डिजिटल महाकुंभ के दर्शन करने जो अकबर किले के जस्ट अपोजिट ही है। चलिए देखते हैं अभी ओपन है या नहीं है और क्या टिकट प्राइसेस हैं आजकल उसके। वैसे मैंने सुना था 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है वीकडेज़ में। एंड आज 14 फेब है तो आई होप 50 फ्राइडे का दिन है तो 50 रुपये। 14 फेब फ्राइडे का दिन है तो आई होप 50 रुपये का टिकट होना चाहिए। तो डिजिटल महाकुंभ में कुंभ की पूरी स्टोरी दिखाई गई है डिजिटल तरीके से, सारी चीज़ें स्क्रीन पे विजिबल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें भी खुद जाऊंगी तो पता चलेगा। बहरहाल यहाँ पे बोला जाता है कि हाफ एन आवर का शो है जिसमें
जिसमें एक साथ भीड़ को उतने ही लोगों को अंदर किया जाता है जितने लोग वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं इसमें से काउंटिंग करके ये लोग एक साथ अंदर बुलाएंगे और एक आधे घंटे का शो चलाएंगे। सो मुश्किल से मेरा 1 घंटा लगने वाला है अगर हमारा सेकेंड बारी में भी नंबर आता है। सो लेट्स सी अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आपको भी दिखाते हैं। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ अभी आगे क्या होने वाला है, बट ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको एक लाइन में बैठाल दिया जाता है और सामने आपके चलता है एक मूवी शो जिसमें कुंभ का इंट्रोडक्शन दिया जाता है बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से। आप ये खुद देखो और एक्सपीरियंस करो। उसके बाद ये डिजिटल पर्दा ओपन होगा और आपको वेलकम करेंगे अपने महादेव। इसके भी जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक पूरी मूवी दिखाई जाएगी अमृत मंथन की, समुद्र मंथन की, और उसमें बताया जाएगा कि समुद्र मंथन क्यों हुआ था और ये कुंभ क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। बपोरे के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। इसके भी जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे बनारस सिटी यहाँ पर बनाई गई है लेज़र के ज़रिए, 3D के ज़रिए, और उसमें आप वर्चुअली डिजिटल एक्सपीरियंस ले सकते हैं देव दीपावली का, बोटिंग का, सारे आप घाट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारे नवग्रह मंडल वहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं अपने। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए। सो डिजिटल महाकुंभ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप अभी मैं लास्ट में आ चुकी हूँ, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। लास्ट में एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे डिजिटल फ्रेम्स लगे हुए हैं यहाँ पे और सब में प्रयाग की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो कि मूव कर रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इससे अपनी फ़ोन में भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ पे प्रयागराज की स्टोरी चल रही है कुंभ की एंड पूरा एक्सपीरियंस अमेजिंग था। चले डिजिटल कुंभ देखने के बाद हम लोग अभी आ चुके हैं संगम द्वार पे। ये संगम द्वार है और ये सामने है संगम का नोज टिप पॉइंट जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती का। गाइज आई एम जस्ट वंडरिंग वन थिंग, इतनी छोटी सी जगह है ये एंड वो समझिए आप मौनी अमावस्या पे जब 10 करोड़ लोग आए थे यहाँ पे, या आए जब उनके साथ वो सब चीज़ें हुई थी, आई कांट इवन इमेजिन इतनी छोटी सी जगह पे इतने सारे लोग उस दिन स्नान करने जा रहे थे। मैं उस दिन आने वाली थी बट थैंकफुली मेरा प्लान कैंसिल हो गया और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अब माघ पूर्णिमा के बाद आऊँगी जब भीड़ खाली हो जाएगी। एंड डेफिनेटली अभी राइट टाइम है आने का, क्योंकि अभी भीड़ मैनेजेबल है, आप आराम से आकर स्नान कर सकते हैं। जैसे अभी हम जा रहे हैं स्नान करने और इतनी ही भीड़ है और जो तब भी हमें ज़्यादा लग रही है, बट अगर मौनी अमावस्या पे आते तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा बहुत परेशानी होती है हमको। सो चलिए अभी चलते हैं स्नान करने और वो सनसेट हो रहा है बहुत सुंदर सा। लेट्स गो। संगम पॉइंट पे इतनी भीड़ है, वो रहा संगम पॉइंट, वहाँ तक जाते आते तो रात हो जाएगी। पहले लोग इतना स्नान कर रहे हैं। ओह माय गॉड, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अभी स्नान करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है और हमने यहाँ पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, तो चेंज कर लिया थोड़ा बहुत और अभी वापस स्नान करके आएंगे तो चेंजिंग रूम में चेंज करने की फैसिलिटीज़ है। बाकी बहुत ठंड हो रही है। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका
मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, बिकॉज़ मैं पिछले 35 दिनों से लगातार सोच रही थी कि मुझे कुंभ जाना है, मुझे स्नान करने हैं, बट कोई ना कोई कारण आ जाता था और हमारा प्लान कैंसिल हो जाता था। बट जब हमारी चांस आई तो इतनी अच्छे से आई कि सारी की सारी शिकायतें मिट ही गई। पीछे वो ढलता हुआ सूरज और आगे गंगा स्नान त्रिवेणी संगम पे, ये एक्सपीरियंस मैं शब्दों से भी बयान नहीं कर सकती। काफ़ी अच्छे गंगा स्नान हो गए हमारे और एकदम संगम के पॉइंट पे आके किया है और बहुत देर से हम लोग यहाँ पे थे। ठंडक सारी ठंड बहुत लग रही है बट मेरे को अब नहीं लग रही है। मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत शांति मिली है। बाकी आप संगम का व्यू देखिए। बहुत अच्छे से गंगा स्नान हो गए हैं, संगम स्नान हो गए, त्रिवेणी संगम पे मेन। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हमारे बच्चे हैं लेटे हुए हनुमान मंदिर जाना और विमान मंडपम। तो चलिए अब आपको मिलते हैं वहीं पे। बड़े हनुमान मंदिर के गेट्स अभी बंद हैं, अंदर जाना अलाउड नहीं है। बाहर से ही उन्होंने टीवी स्क्रीन लगा रखी है, तो पीछे हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे आदि शंकर विमान मंडपम एक और टेम्पल है जहाँ से पूरा आपको 360 व्यू मिलता है, तो अभी हम वहाँ जाते हैं सीधे। तो आदि शंकर विमान मंडपम की जो एंट्री है वो पीछे से कर रहे हैं, ये पीछे बैक साइड वाला गेट है। चलिए चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं कि क्या नज़ारे आते हैं वहाँ से। यहाँ पे हम लोगों ने शूज़ रख दिए इनके पास। वैसे ओपन में भी रख सकते हो, बट इनको अगर आप दे दोगे तो थोड़ा सेफ्टी रहेगा और जो भी होगा बाद में 10-20 रुपीज़ हम दे देंगे इन्हें। आदि शंकर विमान मंडपम में टोटल 3 फ्लोर्स हैं और आपको हर फ्लोर पे देवी देवताओं के दर्शन होते रहते हैं। 3rd फ्लोर पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको मिलेगी सबसे लास्ट में ये बहुत ही बड़ी सी शिवलिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और इसके बाद जो हमने कुंभ मेले के नज़ारे देखे 3rd फ्लोर से, वो तो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग थे। ओके सो गाइस, अभी हम लोग सबसे ऊपर आ चुके हैं आदि शंकर विमान मंडपम के, और यहाँ से आप पहले तो मून देखिए, वो सामने इतना बड़ा और इतना क्लियर येलो कलर का मून दिख रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख रही हूँ मैं, एंड ऑल्सो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये मून है, बट ये लोग कह रहे हैं कि मून है तो डेफिनेटली इट इज़ मून ओनली। विमान मंडपम से करते हैं अलविदा इस व्लॉग से, और अब मिलेंगे आपको कुंभ के नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि कल भी पूरा दिन है हमारे पास और कल भी हम कुंभ में विज़िट करेंगे कुछ और जगह, कुछ और प्लेसेस, और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ब्लॉग तो मैंने एंड कर दिया था, बट एक बहुत ही यूनिक सी मैंने मार्केट देखी है इलाहाबाद में। इस मार्केट का नाम है, ये सिर्फ फूड मार्केट है और उसका नाम है डे नाइट मार्केट, कंपनी गार्डन के सामने सिविल लाइंस में। अगर आपको खाने पीने के अच्छे ऑप्शंस चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो वेज नॉन वेज सब कुछ अवेलेबल है, और प्रॉपर अगर आपको मील लेनी है मील खा सकते हो, अदरवाइज़ आपको चाइनीज़ खाना आप चाइनीज़ खा सकते हो, बिरयानी ऑल सब कुछ अवेलेबल है। सो बस ये अपडेट देनी थी। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।